हाय एवरीवन, मैं कुमार संजय सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा ये यूपी टीजीटी इंग्लिश का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसको हम लोग आज यहां पर लगाने वाले हैं। और मेरा जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 था, उसको आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया, लाइक किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सभी का। देखिए बेसिकली क्या होता है, भाई हम लोगों का यही मोटिवेशन है। जितना आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं वो लगातार चलाते रहेंगे। तो आप सभी से बस एक ही हम्बल सबमिशन है कि अगर आपको लगे कि ये जो कंटेंट हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, इफ यू थिंक दैट इट इज सुटेबल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू मस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि देखिए मैं कोई पेड क्लासेस नहीं चलाता हूँ। जो भी मेरे पास क्वालिफिकेशन है वो आपको इसी वीडियो में पूरा पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसको यहाँ बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे मैं बस पॉइंट पे पहुँचूँगा। आप हमारी क्वालिफिकेशन को इस वीडियो में देख लेंगे, तब आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ। और मैं केवल ये इसलिए यहाँ पर लिख करके आया हूँ कि ताकि आपको आपके घर बैठे एक अच्छा कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिल सके, जिससे जो एग्जाम आपका होने वाला है आप उसमें बेस्ट कर सकें। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपके टीजीटी का, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। और जो हमारा स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, वो आप जब लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इट्स अप टू लेवल। Whatever the books and the videos available in the market on our YouTube channels, those are not going to provide you that kind of material which I am going to deliver here through the test series, right? So without wasting time, let's move ahead towards our today's test series. Now you will find out the question number 1 on your screen. ये मेरा बायो दे रखा है, ये आप अपने आप ही देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा दूसरा नाम संजीव कुमार है, जो कि इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीधे पहुंचते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज पर। हमारा आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। जैसा एज यूजुअली मैं बोलता हूं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि ये वाला आंसर या फिर ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर एक अलग से डायरी बना लीजिए, उस पर नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम, राइट? सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन. Here you can find out the question is asking whose works Hamlet was inspired. अब आप जानते हैं कि Hamlet क्या है, एक बेसिकली ग्रेट फोर ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ग्रेट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। तो ये पूछ रहा है कि ये जो Hamlet वर्क है बेसिकली किस वर्क से इंस्पायर्ड है, राइट? सो यू हैव 4 ऑप्शंस आर देयर. नंबर ए प्लेटुअस एंड टेरेंस, नंबर 2 सेक्सो ग्रामेटिकस, नंबर सी प्लूटार्क एंड नंबर डी नन. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, याद करना सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में डायरेक्टली सोर्सेज से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? तो हालांकि मैं तो करवा ही रहा हूं, आपको क्या करना है, जितने भी वर्क दे रखे हैं विलियम शेक्सपियर के, उनका जो जो सोर्स दिया गया है, आप उस सोर्स को एक लिस्ट बना लीजिए कैटलॉग टाइप में कि ये वर्क जो है यहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है ना, तो उससे आपको आसानी रहेगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हिच वर्क इन्फ्लुएंस द मर्चेंट ऑफ वेनिस. देखिए ये अभी आप बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम क्वेश्चंस अगर पहले डाल दूंगा तो आप लोग ना सीढ़ी बैठने लगेगी, मोरल डाउन होने लगेगा। इसलिए अभी इन क्वेश्चंस को देखिए, आनंद लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछा गया है कि किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी का हो, या फिर पॉलिटेक्निक का, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके टीजीटी में भी। तो भैया जी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जीव ऑफ माल्टा, ऑप्शन नंबर बी है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर सी है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी है बाइबल। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीव ऑफ माल्टा। जीव ऑफ माल्टा किसका वर्क है, आपको पता होना चाहिए किसका है, तो क्रिस्टोफर मार्लो का है। क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये पूछ रहा है हु सेड आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर. ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके सामने डी, ठीक है ना। ये ड्रैडन महोदय जी ने बोला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है।
यहाँ पर लिखा गया है हु सेड अबाउट शेक्सपियर डज नॉट ही साइन इन क्राउन सेवेनिटी ओवर ऑल एज द नोबलेस्ट जेंटलेस्ट एट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रैलिंग साइंस इंडेस्ट्रक्टिबल। तो किसने बोला है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। आप ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन में आपके दिए गए हैं शॉ, दूसरे ऑप्शन में ड्राइडन, तीसरे में आपके दिए गए हैं कॉलेज और चौथे में दिए गए हैं आपके थॉमस कार्लाइल। तो ऑप्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कार्लाइल इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में हम यहां टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहां पर दिया गया है भाई क्वेश्चन नंबर 5। यहां पूछा जा रहा है कि हु मोक्ड द कल्ट ऑफ शेक्सपियर वर्शिप एज अ वर्डोलेटरी claiming that the new naturalism of Ibsen's play had made Shakespeare's obsolete। मतलब ये किसका मानना है कि इब्सन के प्लेज ने क्या कर दिया? ये जी शेक्सपियर महोदय जी के जो है के वर्क्स को ऑब्सोल्यूट कर दिया है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं विलियम ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जी वी शॉ, और ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं विलियम फॉकनर, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन। तो क्या इसका आंसर होगा? देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जी वी शॉ। ठीक है ना, जी वी शॉ। अब अगर मान लो ये आपको नहीं भी पता है, मान लो किसी भी क्वेश्चन का आपको प्रश्न मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रश्न में ही क्लू दिया होता है, दिमाग लगाइए, आप आंसर को पा पाएंगे। जैसे आपको पता है यहाँ पर इब्सन नाम दिया गया, इब्सन्स प्ले, राइट। अब इब्सन जो है बेसिकली अब शेक्सपियर के साथ तो दूर दूर तक का कोई रिलेशन है नहीं। इनका रिलेशन किसके साथ में है? जी वी शॉ का, क्योंकि जी वी शॉ के जितने वर्क हैं वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, है कि नहीं? तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। नहीं पता तो हम यहाँ पर गैस करेंगे और जी वी शॉ को लगाएंगे, और जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, which two sonnets were published in the Passionate Pilgrims। इस वर्क में विलियम शेक्सपियर की 2 सोनेट्स आती हैं। आपको पता है द नंबर ऑफ सोनेट्स कितनी विलियम शेक्सपियर महोदय जी ने लिखी हैं? जल्दी बताइए, इतना तो बेसिक क्वेश्चन आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जी। तो हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर महोदय जी ने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं। तो उनमें से इनकी कौन सी वो 2 सोनेट्स हैं जो इस पैशनेट पिलग्रिम्स वाले कलेक्शन में आती हैं? तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना यहाँ से है। ऑप्शन नंबर ए में है 116 और 138, ऑप्शन नंबर बी में है 138 और 144, ऑप्शन नंबर सी में है 144, 153, और ऑप्शन नंबर डी में है 153 या फिर 9। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 138 एंड 144 इज द राइट आंसर। ठीक, ये वाला लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए लगन से। अब यहाँ देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया जी क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछ रहा है कि whom शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। तो किसको ये 2 वर्क जो है बेसिकली डेडिकेट किए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, मिस्टर WH को किए हैं, या फिर थॉमस थ्रोप को किए हैं, या डार्क लेडी को किए हैं, या फिर हेनरी रेसलेसले अर्ल ऑफ साउथम्पटन को किए हैं। तो ऑब्वियसली अब जिसका आंसर नहीं पता होता मोस्टली वो लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? जो थोड़ा सा लेंदी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने थॉमस थ्रोप का नाम सुना होगा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ये थॉमस थ्रोप जो है बेसिकली किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड है। ठीक है ना, हाँ आपको बताना है। और हेनरी कॉन्डेल भी आपको बताना है किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर महोदय जी के साथ में एसोसिएटेड है। राइट, चलो वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्क ऑफ शेक्सपियर इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल। ये भैया जी क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज नंबर 1 में आपको बताया था, एक इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा वर्क है जो क्लासिकल मॉडल पर बेस्ड है। वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी यही पूछा गया है, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्क है जो बेसिकली क्लासिकल मॉडल पर बेस्ड है। यानी कि सिंपल सी बात अगर हम की जाए भी यूनिटी को लेकर के, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑप्शन नंबर बी है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑप्शन नंबर सी है टू नोबेल्स किंग्समैन, एंड ऑप्शन नंबर डी है टीटस एंड्रोनिकस। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा मेरे लाल?
तो इसका राइट आंसर होगा द कॉमेडी ऑफ इनर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज ये बतानी है कि टीटस एंड्रोनिकस ये जो इनका वर्क है ये किस प्रकार की ट्रेजेडी मानी जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि इसका भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज आपको बताना है, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए रोमन प्लेज की लिस्ट, कितने रोमन प्लेज हैं उनके सारे नाम जो है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। कहाँ बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा मैं आपको वर्क दे रहा हूं, उसको क्लासीफाई कर लीजिएगा, इसको क्लासीफाई आपको करना है। प्रॉब्लम प्लेज कौन कौन से हैं उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम प्लेज, ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोमन प्लेज बताने हैं और आपको प्रॉब्लम प्लेज बताने हैं कमेंट बॉक्स में। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, वेरी गुड। अब आपको एक चीज यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, देखिए जो बेसिकली कॉमेडी ऑफ एरर है ये किस प्रकार का वर्क है, शॉर्टेस्ट, किस प्रकार का शॉर्टेस्ट वर्क है। सबसे लेंदी जो है इनका वर्क कौन सा है, ओबियसली हैमलेट है, ठीक है ना। और एक इनका और एक वर्क है जो क्लासिकल मॉडल को फॉलो करता है, उसका नाम क्या है आपको पता होगा, टेम्पेस्ट है, ठीक है ना। इसमें आपकी सारी जो है यूनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन और प्लेस, ठीक। चलो वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर देखना है भैया जी, यहाँ पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक फ्रैंक करमोड, इसको अंडरलाइन मार लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला प्रश्न आ गया तो ऑब्वियसली आपकी सीढ़ी बैठने वाली है, फिर आप वहां पर को लिवर करने लगोगे, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ देखो सब कुछ आपको छोड़ना है, अभी जो जितना भी हमारे पास टाइम है उसको पूरी तरीके से हमें डेडिकेशन वहां देना है। तो इसके लिए देखिए एक चीज समझना है कि देखो रिलेशनशिप जो है ना, बेसिकली रिलेशनशिप इज अ चॉइस बट मनी इज एसेंशियल इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जीवन को अगर सही दिशा में ले जाना चाहते हो, अगर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, इट्स अ हाई टाइम दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, है ना, टू अचीव योर गोल। पढ़ना शुरू कर दो, मन लगा कर पढ़ो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे स्टडी को, यानी जितना टाइम समय को दोगे, और समय क्या करेगा, आपका समय बदल देगा, तो समय पर भरोसा रखो। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि फ्रैंक करमोड ने इनमें से किस वर्ग पर कमेंट बोला है, क्या बोला है, द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड कैरेक्टर्स नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम द क्रुएलिटी। पूछा गया है शेक्सपियर का ऐसा इनमें से कौन सा वर्क है जो अपने ऑडियंस को बेसिकली किसी भी प्रकार का ना कोई रिलीफ देता है और ना ही इसमें कोई गुड कैरेक्टर्स हैं। तो इस बार आप मान लो कि अगर ये सीधा सीधा छप गया ना, तो द वन एंड ओनली पर्सन हु हैव टोल्ड यू अबाउट दिस क्वेश्चन, इट इज नन अदर देन मिस्टर कुमार संजू सर। इसको छाप लेना पेपर में सीधा, अगर आता है तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, और जो आएगा ना तो अच्छे सीढ़ी फंस जाएगी। जिसने ये वीडियो देखा है वो तो आराम से कर ही ले जाएगा, नहीं देखा तो नहीं मिलेगा। एक भी मार्केट में किताब जो चल रही कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। हम लोग जो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, इतना सारा रिसोर्स हमारे पास रखा हुआ है, सभी को पहले से स्टडी करते हैं, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से एक्सपर्ट पहुंच सकता है उसकी थिंकिंग तक अप्रोच करते हैं, फिर जाके किसी भी प्रश्न को डिजाइन करते हैं। एक प्रश्न को बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बस समझ रहे हैं। जैसे अब आप ही पढ़ते होंगे तो आप ही समझ रहे होंगे कि इतनी सारी बुक पढ़ ली लेकिन समझ में आ ही नहीं रहा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। बहुत सारे लोगों की यही समस्या रहती है कि अब कहते हैं गुरुजी हमने पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमको समझे में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। या फिर मान लो पूरा पढ़ लिया, उनसे पूछ दो कहीं एक पर्टिकुलर पैरा से भी, तो बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि प्रश्न बनते कैसे हैं। तो पढ़ने से पहले ये जानो कि प्रश्न बनते कैसे हैं। जब आप प्रश्न बनाना सीख जाओगे तो उस टेक्स्ट से आप समझ जाओगे कि इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। तो एक टीचर में और एक स्टूडेंट में इतना ही अंतर होता है। टीचर जानता है कि किस कंटेंट से किस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। यहाँ देख लो, ठीक है ना। अब इसको मैं 2 तरीके से प्रश्न बनाऊंगा, आप समझना। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया है कि किस मतलब फ्रैंक करमोड ने किस वर्क के लिए, है ना, शेक्सपियर के ये वाली लाइंस बोली हैं कि गुड कैरेक्टर्स भी नहीं है और बेसिकली इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या मैकबेथ है, क्या हैमलेट है, क्या किंग लियर है, क्या टेम्पेस्ट है। तो इसका सही आंसर है सी, किंग लियर, ठीक है ना। अब दूसरा ऐसे बनाया जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट critic who said about King Lear, the play offers neither its good characters nor its audience any relief from the reality, ठीक है ना।
तो अब आपसे क्या पूछ लिया गया, अब आपसे पूछ लिया गया उस क्रिटिक का नाम बताओ जिसने किंग लियर के लिए बोला है। यहाँ पर वर्क के लिए बात की गई, तो दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है, बस खत्म। अब अगर आंसर भी वही है, पर्सन भी वही है, बस बदल दिया, है कि नहीं, इतना जान लो आप बस। बार बार बोलता हूँ, इतना लगा डाला तो लाइव झींगा लाला मेरे लाल, है ना। ये DTH वाला मामला है, डायरेक्ट टू होम पहुंच रहे हैं हम और आप, है ना, इसलिए चीजों को स्किप कतई मत करना, एक एक चीज को समझिए। वीडियो स्किप करेंगे तो मेन चीजें आप गायब कर देंगे। अगला यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द पेरिकल्स। तो ये तो खैर प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी इसके बारे में एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है बेसिकली सबटाइटल है पेरिकल्स का। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड और प्रिंस ऑफ एब्सचेनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस ऑफ टायर। ये पेरिकल्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए, एक आपको बताना है कि हम और आप सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर महोदय जी के 37 प्लेज हैं। कितने प्लेज हैं टोटल, कितने प्लेज हैं, 37 है। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्ले था जिसको फर्स्ट वाले फोलियो में बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, हु रोट वी मस्ट डाई, वी मस्ट बी फ्री और डाई, हु स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पेक, द फैथ एंड द मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। अब यहाँ पर बात की गई है कि ये किसने लिखा है कि वी मस्ट बी फ्री, हम लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, और डाई, डाई हो जाना चाहिए, हु स्पीक द टंग, जो बोलते हैं, दैट कि शेक्सपियर स्पेक, कि शेक्सपियर ने ऐसा कहा है, क्या कहा है, द फैथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। जो भाई मॉरल्स की बात की जाए तो वो जो है शेक्सपियर महोदय कहते हैं, जिसमें मिल्टन भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, क्या वो विलियम ब्लैक हैं, क्या वो वर्ड्सवर्थ हैं, क्या वो कॉलिंस हैं, क्या वो मिल्टन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। अगला है आपके सामने, हु सेड वी फील दैट वी आर ग्रेटर देन वी नो। ये जो लाइन है किसने बोली है, वी फील दैट वी आर ग्रेटर देन वी नो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, बताइए फटाफट। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। यहां बोला गया है कि माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट। तो यहां पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ की वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट। यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहां पर एक टर्म आया है की, तो यहां पर वर्ड्सवर्थ महोदय जी ये मतलब पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने की लगाया है वो किस चीज के लिए लगाया है, क्या वो ड्रामा के लिए लगाया है, क्या वो पोएम के लिए लगाया है, क्या वो सोनेट है, क्या वो ट्रेजेडी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोनेट होगा, ठीक है ना, याद रखना। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न जो है बना लेते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जितने भी पोएम्स हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, फेमस वाले वर्क से कहीं ना कहीं से लाइन पूछ लेते हैं, है ना, या फिर उसको फिल करवा लेते हैं, बात समझ में, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रेज उठा लेते हैं वहां से। इस प्रकार से भी प्रश्न केवल स्पेसिफिकली उन्हीं वर्क से बनेंगे जो पोएम बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको सब कोई जानता है। तो जब सब कोई जानता है तो ये माना जाता है कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड उस पोएम का पता होगा, ठीक है ना। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे आएगा तो आप उसको देखेंगे। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है कि विच इज नॉट अ पोएम फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट एडिशन 1798। बेसिकली लिरिकल बैलेड में ऐसा, इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो इंक्लूड नहीं है फर्स्ट एडिशन में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, वी आर 7, ऑप्शन नंबर बी में है द इडियट बॉय, ऑप्शन नंबर सी में है द थॉर्न, और ऑप्शन नंबर डी में है ओड टू ड्यूटी। तो देखो ये प्रश्न पहली नजर में आप देखेंगे, फर्स्ट ग्लांस में, तो आपको लगेगा कि ये बेसिकली थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो आप आराम से इसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसमें,
तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ओट टू ड्यूटी, ये बेसिकली 1802 के बाद में आता है, और बाकी ये जो 3 वर्क आप देख रहे हैं ये हैं, ये सभी के सभी जो है लिरिकल बैलेड में दिए गए हैं, ठीक है ना। वी आर 7 भी, द आइडेड बॉय भी, द थॉर्न भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है लिरिकल बैलेड में कितने पोएम्स थी, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो बहुत बेसिक है, 23 हैं, ठीक है ना। 19 किसकी है, 19 किसकी है, डब्लू 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 की हैं, और 4 किसकी हो गई, वो इनके फ्रेंड की हैं। कॉलेज की, ठीक है ना, कॉलेज की हो गई। अच्छा, अब आपको पता ही है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही पूछ ले रहा हूँ, ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बेसिक ही है कि लेक पोएट्स किसे कहते हैं, ये बताना है लेक पोएट्स किसे कहते हैं, और लेक पोएट जो टर्म है बेसिकली किसने दिया है और कहाँ पर दिया है, दोनों चीजें पूछनी है ना। देखो क्या बताना है आपको, बताना है पहला क्वेश्चन, नोट कर लो कहीं पर, हु क्वाइंड द टर्म लेक पोएट्स, नंबर 1, इन विच मैगजीन, ठीक है ना, लेक पोएट्स टर्म वाज क्वाइंड, ये दूसरा, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड व्हाट आर दोज पोएट्स हु आर इंक्लूडेड इन लेक पोएट्स, तीसरा क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न के आंसर आपको कहाँ बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत बेसिक है ये, ठीक। अगला आप यहाँ देख रहे होंगे, इन विच वर्क डू यू फाइंड मेंशन ऑफ थॉमस चैटरटन एंड रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स का और थॉमस चैटरटन का बेसिकली नाम किस वर्क में आता है, ये आपको बताना है। क्या वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है, क्या वो माइकल है, क्या वो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, या फिर वो VR7 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पढ़े होंगे आप लोग। रॉबर्ट बर्न्स के बारे में आपको बताया जाता है कि ये क्या है, एक पीजेंट्स पोएट है, किसानों वाली बात है, ठीक है। थॉमस एडिसन क्या है भाई, ये सबसे यंगेस्ट पोएट होते हैं, जो इनकी डेथ हो जाती है, नियर अबाउट 18 ईयर्स के होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल। अगर आपको इनके बारे में बताया तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये सब नए लोग हैं, यंग हैं, इनके बारे में बात हो रही है, तो माइकल में भी ऐसे कुछ है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिटरी रीपर। अब देखिए ये बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में है। अच्छा, ये प्रश्न इस प्रकार का क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि देखो सॉलिटरी रीपर हम सब ने बहुत बार पढ़ी है और हमको पढ़ाएगी भी हमारे सिलेबस में। तो जब ये इस प्रकार का है तो ये माना जाता है इसके बारे में आपको सब पता होगा। तो ये केवल एक वर्क है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी लाइन है, 30 लाइन है। दूसरा पूछा गया, बी ऑप्शन बता रहा है कि द सॉलिटरी गर्ल इज सिंगिंग इन आयरिश लैंग्वेज, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। नंबर 3 में पूछा गया है, इट सेलिब्रेट्स द स्कॉटिश एटमॉस्फेयर, इस स्कॉटिश एटमॉस्फेयर को सेलिब्रेट कर रही है। चौथा ऑप्शन है, इट वाज कंपोज्ड इन बैलेड फॉर्म, इसे बैलेड फॉर्म में कंपोज किया गया है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन सही लगाएगा फटाफट, विदाउट चीटिंग किए हुए। इतनी जल्दी चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। कौन सा होगा, नहीं। देखिए आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आयरिश लिखा हुआ है, और आपको पता है आपकी किताब में दे रखा है गैलिक लैंग्वेज, हाँ बात समझ में, तो वो इसी का ही फॉर्म है, इसीलिए आदमी गलत कर देगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 30 लाइन नहीं है बल्कि 32 लाइन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 32 हैं। तो आयरिश वाला भी सही, ये भी है, और स्कॉटिश एटमॉस्फेयर को सेलिब्रेट कर रही है, और ये वैलिड फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है, लिरिक मानी जाती है, याद रखना, बस फॉर्म वैलिड है, ठीक। चलिए वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, इन विच वर्क डू यू फाइंड द स्टोरी दैट अ लवर बेट्रेस हर फ्रॉम अनदर वीमेन। इसमें आपको बताना है कि भैया जी ये पूछ रहा है कि किस वाले वर्क में आपको एक स्टोरी मिलती है कि एक लवर जो है वो दूसरी महिला के कारण जो है उसको धोखा दे देता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, इट्स ब्यूटीएस इवनिंग, द थॉर्न, द इडियट बॉय, सोनेट 118। तो सिंपल सा है, इसको आराम से कर भी सकते हैं आप, ऑप्शन देखकर ही डिलीट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द थॉर्न। चलिए अगला लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, whom the writer addresses in his poem she was a phantom of delight। ठीक है, ये पोएम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये बेसिकली इसमें जो है किसको एड्रेस किया गया है, क्या वो वेलैर हैं, डरोथी हैं, या फिर मैरी हचिंसन है, या फिर इनकी डॉटर जो है।
तो इसको सबको पता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको बताना है कि इनका जो द प्रिल्यूड है बेसिकली उसको पब्लिश किसने करवाया होता है, ये वाला भी आपको बता देना। ये मैं आपसे बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन प्रश्नों को अगर मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा तो फिर आपको नया क्या मिलेगा, मैं हर बार बोलता हूँ, इसलिए मैं बस आपसे पूछे ले रहा हूँ, है कि नहीं। अभी प्रिल्यूड में कितने पार्ट हैं, ठीक है, कब आता है, कौन पब्लिश कराता है, यार ये सबको पता है, बात समझ रहे हैं, ये सबको पता है। जो तैयारी कर रहा है सीरियसली वो सब जानता है, ये सब फर्जीवाड़े वाले क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ मैं। यही पूछ लेंगे तो खाली इसी में टाइम बर्बाद कर देंगे आपका, बड़ी मुश्किल से तो आप वीडियो देखते हैं, है कि नहीं। बोलेंगे ऊपर से गुरुजी का ही पढ़ा रहे हैं, तो सब पहले से पता है, तो हमें नया क्या मिलेगा। तो जहाँ नया मिले वहां पर टाइम देना चाहिए, है कि नहीं है। तो बस मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी बीच में टाइप कर देना, खत्म, है ना। और जो नए लड़के हैं जो देख रहे हैं वो लोग भैया अपना आराम देख लें, है कि नहीं भैया जी, बहनी जी। हाँ, इसमें लिखा है भैया, इन रूथ विच बॉयज स्टोरी वॉज मेंशन्ड। हाँ, ये बढ़िया है क्वेश्चन, देखो ये स्टैंडर्ड है, आज तक आपने इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, समझ रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि भाई जो रूथ वर्क है उसमें किस लड़के की कहानी बताई गई है। लोग पढ़े हैं किसी किताब में? नहीं पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। पता हो तो कतई दिल पे हाथ रख कर बताना कि गुरुजी ये वाला में पता है। अगर आपको ये पता है तो आप मान लो फिर आपका सिलेक्शन कोई लेके नहीं जा सकता है, इसका मतलब आप कर्रेस पढ़ रहे हो। एक एक का कतई रिसर्च कर डालो, बस समझ में कतई एकदम पोस्टमार्टम, तब जा करके कहानी बनेगी इस बार। चलो, तो इसमें देखते हैं क्या वो पैरिश बॉय है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिकन यूथ है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटिश यूथ है, या फिर ऑस्ट्रेलियन यूथ है। तो क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन यूथ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसे। देखो पेपर टफ कैसे बनता है, टफ इसी प्रकार से बनता है ना। और आप वही यूथ लगा रहे होंगे, वही आप प्रकाश लगातार कर रहे होंगे, सक्सेस इन हैंड पता नहीं कौन कौन सी वो लगा रहे होंगे, बस तो उसको पढ़ डाल रहे हो तो समझ गया कि भाई अच्छी तैयारी होगी, मार छाते एकदम जो है चौड़ी कर दे रहे हो। इससे होएगा कुछ नहीं, 40-50 में सीटी तुम्हारी फंस जाएगी, बात समझ में, कुकू कुकू में करने लगोगे अंदर ही, पसीना छूटेगा पेपर देख करके। पढ़ो, सही से पढ़ो, किताबें लो, टेक्स्ट बुक, उसमें जितनी पोएम दे रखी है, टाइम मिले उनको पढ़ो अंदर तक, और पॉइंट को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कॉपी में नोट डाउन करो, बात समझ में, तब होगा। अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो। अब इस सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि नीचे टॉप मारो, हमेशा मेहनत इतनी करो हमेशा टॉप लाने की, ठीक है ना। इतनी अच्छी रैंक होगी उतने बगल में पहुंचोगे, अपने घर के मम्मी पापा दोस्तों के साथ रह पाओगे, पैसा कमाओगे, आनंद ले पाओगे जीवन का। है, पता लगे कि 200 किलोमीटर पड़े हैं वहां, कभी कोई काम हो रहा है तो छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं मैनेजमेंट वाले। बात समझ में आ रही है, मैनेजमेंट का सिस्टम यही होता है, रोते रहोगे वहीं मी करोगे। हैं, इसीलिए ऐसा काम हम पहले कर लेंगे कि हमको जो है इतना बढ़िया रैंक लाएंगे कि हमारा बगले में हमको मिल जाएगा हमारा स्कूल, है कि नहीं है। चलो, और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमसे तैयारी हो ही नहीं रही है, मतलब मैं तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये सब बहानेबाजी नहीं करनी है। एक चीज जानते हैं, कोई टॉपर में और आप में अंतर क्या है? अंतर केवल है हमारी सोच का। टॉपर दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, इसलिए वो टॉप करता है। और जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया उसी वे में, तो हो सकता है कल को किसी और का नाम हो और आज के समय पर आप छाए हों, है ना। तो दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है। आप मेहनत करते रहेंगे तो आप उसकी जगह पर पहुंच जाएंगे, जितनी कंटिन्यूटी आपके अंदर रहेगी उतना ज्यादा आप लीड करेंगे। जिसके मेनली क्या है, पैशन, डिवोशन, कंटिन्यूटी, ये जिस बंदे के पास में है उसे कोई पीछे हटा नहीं सकता, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ देख रहे हैं भैया जिसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी डू यू फाइंड आउट द थीम ऑफ ईगोटिज्म। ईगोटिज्म की थीम जो है किस में देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, थीम वाले प्रश्न आते रहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं कि द सिल्वर बॉक्स है, द जॉय है, द विंडो है, और स्केप है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉय। ये इंडिविजुअली भी आ सकता है जॉय वाला। यह क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे क्या क्वेश्चन था? हाँ ठीक है, हाँ, इन विच वर्क ऑफ इन विच वर्क देयर इज अ करेक्टर रोज। रोज जो है वो किसमें करेक्टर है, जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है ना। लिटिल मैन में है, मैन में है, सेंट्स प्रोग्रेस में है, द थॉर्न में है, फिर जॉय में है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जॉय।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखा है which not a play by John Galsworthy, the move, a bit of love, the fugitive, none। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको लगेगा नहीं एरर है, लेकिन एरर है, उसको सही से पढ़ो और बताओ फटाफट, ठीक है। जल्दी बताइए फटाफट। अरे यार इसमें बस आपको ध्यान क्या देना, देखो द मूव लिखा है, ये भी है। अब ये अ बिट ऑफ लव नहीं है, केवल ओ लव है, बस इतना ही गलत है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सही है सब है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने बताया इतना छोटा छोटा भी एरर दे देते। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें कुछ ज्यादा झुंझुना नहीं था, आपको पढ़ने की जरूरत थी। अभी क्या होता है, पहले से हम लोग फटाक से पढ़ लेंगे कि यार ये तो अ बिट ऑफ लव है, अपने सड़क से पढ़ लिया, तो ऑप्शन कहाँ लगाएंगे, आप डी में लगाएंगे। जबकि क्या होना चाहिए था, हमने आपसे पहले भी कहा जब कोई प्रश्न बहुत इजी लगे तो उसे हमें पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में, बड़ी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप डी पे पहुंच गए होंगे, यही होगा। कितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया था कमेंट बॉक्स में बताऊं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड मिल्टन रिट नो लैंग्वेज। ठीक, मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है। तो ऑप्शन में क्या है, बेन जॉनसन है, ब्लैक है, कीट्स है, या फिर आपके डी में नन है। तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, हु क्रिटिसाइज मिल्टन्स लैंग्वेज सेइंग दैट मिल्टन डिड डैमेज टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो अगली बार के लिए, ये आने वाला है, ठीक है ना। मतलब ये किसका मानना है कि मिल्टन महोदय जी ने जो है डैमेज कर दिया लैंग्वेज को। तो क्या ये कॉलेज हैं, क्या ये सैंड्सबरी हैं, या फिर इलियट हैं, या फिर लेविस हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, इट्स टी.एस. इलियट। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है हु सेड मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी। तो करे ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत फेमस है और पूछा भी गया है, इस बार भी आ सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप बस लगा ही दो फटाक से। विलियम ब्लैक है, बेन जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, वॉल्टर रेले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम ब्लैक। अगला है लाइफ इज अ वंस लाइफ लॉन्ग टेम्पटेशन। ये भी आपको पता ही है भैया जी, ये कहाँ से बोली गई है, लाइफ लॉन्ग टेम्पटेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस बी ऑप्शन। ठीक है। विच टाइप ऑफ शेप मेलंकली पोजेस इन पेंसरेशो। अब देखिए इसमें ये पूछा गया है। अब जिसने इस टेक्स्ट बुक को सही से पढ़ा होगा, पेंसरेशो पोएम को सही से पढ़ा होगा, वही इसका आंसर कर सकता है कि किस प्रकार की पेंसरेशो जो है वो मेलंकली जो है वो शेप जो है पोजेस करती है पेंसरेशो में। पेंसरेशो का मतलब ही आप समझ रहे हैं क्या होता है, मेलंकलिक मैन होता है, तो मेलंकली से एसोसिएटेड है। मेलंकली ने इस वाले वर्क में किस प्रकार की जो है आकृति को धारण किया है, क्या वो ग्रिम है, क्या बिगॉडी है, या ब्रूडी है, या फिर डाइल्यूडिंग है। तो डाइल्यूडिंग आपको पता होना चाहिए, डाइल्यूडिंग जॉय है, ठीक है। और ये गॉडी शेप मेलंकली के लिए लगाया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसको आप दिमाग में रखना, हो सकता है कभी भी इस प्रकार का प्रश्न बना दिया है। यहाँ लिखा है कम पेंसिव नन डिबॉट एंड प्योर डॉट 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 कंप्लीट दिस लाइन ऑफ सेंट पेंसरेशो। अब आपसे पूछा गया है डेबॉट एंड प्योर, इसके बाद में ऐसे 3 वर्ड्स आपको सर्च करने हैं जो इस सीरीज को कंप्लीट करते हो, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोवर स्ट्रीट फॉर्ड एंड डैम्योर, दूसरा गया सोवर प्योर एंड स्ट्रीट फास्ट, नंबर सी में है सोवर सिंपल एंड डैम्योर, नंबर डी में है सोवर सीरियस एंड डैम्योर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, सही से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 है एट हु सजेशन पैराडाइज रिगेंड वाज रिटन बाय मिल्टन। किसके सजेशन पैराडाइज रिगेंड लिखा गया था, मैरी हचिंसन के, थॉमस एलवुड के, थॉमस ह्यूज के, डॉयलेटी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एलवुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट है इस टेस्ट सीरीज का। मैंने आपको बोला है कि हम लोग लगातार 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाया करेंगे। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है लाते रहेंगे, जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा, आप चाहे कहीं भी हो। लेकिन ये जब हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे, ठीक है ना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए पहले ही नोटिफिकेशन में, ठीक है ना जी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
यह लिखा गया विच वर्क वोर द टाइटल ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, इसमें जो ऐसा कौन सा वर्क है जिसको ट्रम्प ऑफ वर्च्यू जो है बेसिकली टाइटल दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है अगर आपने सही से चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा तब, वरना अगर आप वही सीधा कहीं लिखा हुआ ढूंढ रहे होंगे ऐसे तो आपको इतनी जल्दी वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसका समरी कहीं वर्क को पढ़ा है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है क्या है वो लेसिडस है, नंबर बी पे कॉमर्स है, नंबर सी पे रूथ है, या फिर नंबर डी पे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्स, क्योंकि इसमें वर्च्यू की बात की गई है। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आपने देखा, और आशा करते हैं आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।